डिजाइनेशन पेपर का विषय है कवि चंद्रकांत देवताले का स्त्री बोध और 21वीं सदी। मुझे खुशी इस बात की जिन्हें नहीं सुनना था वो बाहर जा चुके हैं, पर अभी भी कुछ लोग हैं जो शायद नहीं है। मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज सुन लें। तो सबसे पहले तो मैं चंद्रकांत देवताले को इस विषय में याद करना चाहूंगा कि आज 14 अगस्त है और आज उनकी पुण्यतिथि है। आज ही के दिन ये सहयोग बन पड़ा है कि उनकी 7वीं पुण्यतिथि आज के ही दिन है। जो मैंने विषय उठाने की कोशिश की है वह स्त्री बोध का विषय है। पहले हम स्त्री बोध समझेंगे कि क्या टर्मिनोलॉजी मैंने इस्तेमाल की है। स्त्री बोध के अंतर्गत कई चीजें आएंगी अगर उसके हम विविध प्रसंगों को उठाने की कोशिश करें। यानी कोई व्यक्ति स्त्री के विषय में क्या राय रखता है, वह उनके साथ कैसा व्यवहार करता है, वह जो उसकी राय बनी है वह क्यों बनी है, किन किन कारकों की भूमिका उसकी यह राय रूढ़ होने में रही है, क्या स्त्री समाज को लेकर उसके मन में कोई स्वप्न है, विशेषकर जबकि वह रचनाकार है तो क्या उसकी कविता में जो स्त्री आती है वह कन्वेंशनल स्थिति में आती है यानी पारंपरिक स्थिति में ही आती है, या कोई पाथ ब्रेकिंग चीज भी उसमें है, कोई मॉडर्न ऐसा स्टेप है जो सोवर्ड मॉडर्न ना होके जो सच में उसके लिए भी भविष्य की राह बना रहा है। तो इतनी सारी चीजें मिलके एक खाका अगर मैं देखूं तो यह सारी चीजें स्त्री बोध से जुड़ती हैं। अगर इस कॉन्टेक्स्ट को मैं 21st सेंचुरी से मिला के देखूं तो हमें देखना चाहिए कि इस विषय की उपादेयता प्रासंगिकता 21वीं सदी में क्या है। 21वीं सदी इस अर्थ में बड़ी महत्वपूर्ण है, सिर्फ इसी अर्थ में नहीं कि हमने देखा कि 90s के बाद हिंदी में डिस्कोर्सेस शुरू हुए और फेमिनिज्म हमें दिखाई देता है, सिर्फ इसलिए नहीं। पूरे भारतीय इतिहास में अगर मैं थोड़ा वैदिक पीरियड छोड़ दूं जिसमें हम ऋषिकाएं देखती हैं जो वेदों में उपस्थित हैं, उसके अलावा लगभग पूरा एंशिएंट पीरियड जिसमें अगर हम थ्योरियों को हटा दें जो बौद्ध काल में दिखाई देती हैं, और पूरा मध्यकाल हम लोग देख पा रहे हैं जिसमें रजिया सुल्ताना जैसी एक बेगम हमारे पास है जो रानी के रूप में हम लोग देख रहे हैं। पूरा भारतीय इतिहास अगर देखें तो 21वीं सदी उसकी प्रगति की दृष्टि से सबसे अभूतपूर्व सदी है। इतनी प्रगति स्त्री ने पूरे भारतीय समाज में पिछले 20 शताब्दियों में नहीं देखी है। अगर इस पूरे परिदृश्य को हम लोग देखेंगे तो हमें दो चीजें दिखाई देती हैं। एक और हमें स्त्री की अभूतपूर्व प्रगति दिखाई देती है तो उसके प्रतिपक्ष में, इसके प्रत्युत्तर में हमें दिखाई देता है कि बौखलाई हुई नई किस्म की पितृसत्ता हमारे सामने मौजूद है। और यह जो पूरा तनाव इससे पैदा होता है, इससे बहुत सारे नए सीन भी खुलते हैं। एक तरफ क्या है, एक तरफ आप एक स्वावलंबी स्त्री देखेंगे जो अपनी अस्मिता के लिए कहीं ना कहीं लगातार संघर्ष कर रही है। तो इसके जवाब में आप लगातार असफल विवाहों की बढ़ती कतार देखेंगे, आप तलाकों को देखेंगे। यह जो कंट्रास्ट पूरा डिस्कोर्स जो हमें 21st सेंचुरी में दिखाई दे रहा है, अगर इन सबके दरमियान आप पूरे स्त्री बोध को समझेंगे तो बेहतर होगा। अब तीसरा सवाल ये आता है कि इस विषय के लिए चंद्रकांत देवताले ही क्यों, क्योंकि इसी विषय कविता तो बहुत सारे लोग लिख रहे हैं, किसी एक कवि ने नहीं लिखा है। क्या सिर्फ इसलिए कि चंद्रकांत देवताले ऐसे कवि हैं जिनका जो रचना काल है वो 20वीं से 21वीं शताब्दी के बीच में फैला हुआ है, या इसका कोई और भी अर्थ है? हमें यह ध्यान रखना होगा कि हमारे समय में भी कोई आदिम सोच का हो सकता है और 10वीं शताब्दी का भी कोई कभी 21वीं या 22वीं शताब्दी तक की बात कह सकता है। तो चंद्रकांत देवताले इस अर्थ में महत्वपूर्ण है कि जब हिंदी में या यूं कहें कि भारतीय अकादमिक दुनिया में स्त्री विमर्श की कोई आज जैसी चर्चित चर्चा नहीं हो रही थी, इसके बावजूद वो कुछ ऐसी कविताएं सामने ला चुकी थी जब स्त्री विमर्श की कोई चर्चा नहीं थी। जैसे आपने आलोक धनवा की भागी लड़कियां पढ़ी होगी या सुनी होगी, वह एक ऐसे दौर की कविता है जब हिंदी में स्त्री विमर्श का कोई विशेष उल्लेख नहीं था। देवताले भी ऐसे ही दौर के कवि जब हिंदी में स्त्री विमर्श की कोई धमक नहीं हुई थी। हम महादेवी वर्मा के बाद एकदम शून्यता की स्थिति में थे कि कोई अगला रचनाकार आएगा या नहीं, और उनसे पहले हम मीराबाई तक जाना पड़ता था, यानी 600-700 साल पहले। तो इतना जो वैक्यूम का क्रिएशन था ये फिलअप कैसे होगा? तो आरंभ में निश्चित रूप से जैसा मैंने आलोक धनवा का नाम दिया, चंद्रकांत देवताले का, इन लोगों ने ही वो गैप भरने की कोशिश की। जैसे मैं एक छोटा सा खंड बताऊंगा आपको जो स्त्री की आइडेंटिटी से, उसकी अस्मिता से सीधे तौर पर जोड़ता है और जो 80s के दशक का है। एक औरत का धड़ भटक रहा है, उसका हाथ अपना चेहरा ढूंढ रहे हैं, उसके पांव जाने कब से सबसे अपना पता पूछ रहे हैं। अब यह जो फेमिनिन आइडेंटिटी को उन्होंने एड्रेस किया है, ये 80s के दशक की करता है और कहीं ना कहीं इसकी प्रासंगिकता हमारे समय में भी साफ साफ देखी जा सकती है। अब स्त्री बोध के विषय में महत्वपूर्ण बात यह है कि देवताले का जो सोशलाइजेशन है, मैं सोशलाइजेशन शब्द का प्रयोग क्यों कर रहा हूँ, यद्यपि ये समाजशास्त्र की अवधारणा है लेकिन कैसे हमारे फेमिनिज्म से जुड़ती है। वास्तव में अगर मैं इसको स्थापना के रूप में कहूँ तो कोई व्यक्ति फेमिनिस्ट होगा, यानी जिसको कहते हैं स्त्री पक्षधर, या
वो माइसोजिनिस्ट होगा, जिसको हम स्त्री द्वेषी कहते हैं, वह स्त्रियों से नफरत करने वाला होगा, वह फेमिनिस्ट या मिसोजिनिस्ट के बीच में कहीं होगा, या इसकी कोई चौथी अवस्थिति भी हो सकती है। इसका फैसला करने में, इसके निर्वाह में उसकी भूमिका लगभग नगण्य होती है। यह उसके आसपास की स्त्रियों के व्यवहार से तय होता है कि उसकी अवस्थिति, उसकी मानसिक दशा स्त्रियों के विषय में कैसी रहेगी। जैसे जिन्होंने स्वदेश दीपक का मैंने मालूम नहीं देखा पढ़ रखा है, वह यह परख कर पाएंगे कि स्वदेश दीपक की जिंदगी में ऐसी कोई स्त्री थी जिससे वो लगातार एक मिसोजिनिस्ट ट्रैक पे जाते हैं, जबकि देवताले के जीवन में चाहे वो माँ की भूमिका हो, एक पत्नी की भूमिका हो, बेटियों की भूमिका हो, ये करूंगा। तो ये जो सारी भूमिका है वो लगातार उन्हें एक फेमिनिस्ट पोएट बनाने की तरफ अग्रसर करते हैं। ये सारी चीजें मिल गई। अगर इसमें छोटी में घटना जरूर बचपन की, तो उनके बचपन की दलित साथी थी जिसके साथ उन्हें खेलने से मना किया जाता है, लेकिन वो बावजूद उसके खेलते हैं। ये छोटी छोटी घटनाएं उनके रचनाकार को आकार प्रकार दे रही होती है। मैं छोटी छोटी दो कविताओं से और बात क्वेश्चन करूंगा कि उनकी कविताओं में जो निम्न वर्गीय या मध्य वर्गीय स्त्रियां आई वो किस रूप में आती हैं और क्या वह कन्वेंशनल ट्रैक को तोड़ने का प्रयास करती है नहीं। जैसे उनकी कविता है नहाते हुए रोती हुई औरत। इस कविता को पढ़ेंगे तो ऐसी औरत का जिक्र है जो नहाते हुए रो रही है, और यह समय ही उसने क्यों चुना है, क्योंकि जो पानी होगा वो उसके आंसुओं को साथ बहा के ले जाएगा। अब प्रसंग क्या है कि सद्य स्नातक हिंदी की टर्मिनोलॉजी है, यानी जो स्त्री नहा रही है, उस पर हिंदी में बहुत कविता लिखी है। आदिकाल में विद्यापति से लेकर हमारे समय के अशोक वाजपेयी ने नहाते हुए स्त्रियों पर बहुत कविता लिखी है, लेकिन ये मुक्ता, कामुकता और मनोविनोद के आसपास ही घूमने वाली कविताएं हैं। स्त्रियों के आंसू तक पहुंचने की उसमें कोशिश नहीं है, लेकिन पहली बार देवताले उस दुख तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। एक और कविता घर में अकेली औरत के लिए, जो कहीं ना कहीं स्त्री की यौनिकता या सेक्सुअलिटी को संबोधित करती है। इसमें वो कहते हैं कि अगर कोई स्त्री घर में अकेली हो तो उसे किस प्रकार से अपने आप को परिभाषित करना चाहिए। वो लिखते हैं, तुम्हारा पति अभी बाहर है, तुम नहाओ जी भरकर, आईने के सामने कपड़े उतारो, आईने के सामने पहनो, फिर आईने को देखो इतना कि वह तड़कने तड़कने को हो जाए, पर उसके तड़कने के पहले अपनी परछाई को हटा लो। घर की शांति के लिए यह जरूरी है। यह जो अंतिम फेज है घर की शांति के लिए जरूरी है, यह उसकी सीधे तौर पर यौनिकता से जुड़ने वाला प्रसंग है। और देवताले इसी अर्थ में कन्वेंशनलिटी को तोड़ने का प्रयास करते हैं और एक रियल सेंस में मॉडर्निटी को करने का प्रयास करते हैं। तो पूरे अगर प्रसंग को देखें तो संक्षेप में बात करूं क्योंकि समय बहुत कम है। तो देवताले एक जेन्युइन पोएट है, जेन्युइन फेमिनिस्ट पोएट है। वह आजकल के फैशन में ढंगने वाला, फैशन के रूप में लिखने वाली स्त्रीवादी कवि नहीं है। उनकी कविताओं फेकनेस का एलिमेंट लगभग नगण्य है, और इनका जो स्त्री बोध निर्मित हुआ है वह इनके आसपास की परिवेश की स्त्रियों ने उनके साथ जैसा व्यवहार, सुंदर व्यवहार किया उसके आधार पर निर्मित हुआ है। और उनकी कविताएं न सिर्फ 20वीं सदी में इन्हीं सब कारणों से, अगर अपनी रचना शिल्प को पढ़े तो 20वीं सेंचुरी में हमारे लिए प्रासंगिक बनी रहती है। शुक्रिया।